हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेकर आए परफेक्ट क्राउन एपिसोड 3 की फुल स्टोरी एक्सप्लेनेशन हिंदी में। और यकीन मानिए, इस एपिसोड पे रोमांस, जलन, रॉयल ड्रामा पहले से भी ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हीजू और इयान के बीच दूरी होने के बाद भी उनकी फीलिंग और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। लेकिन इस बार महल के सीक्रेट्स, गलतफहमियां उनकी कहानी को और ज़्यादा उलझा देती। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि एपिसोड 3 में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो पूरी कहानी को बदल के रख देता है। अब बिना समय बर्बाद किए हुए शुरू करते परफेक्ट क्राउन एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हीजू प्रिंस इयान से कहती है क्या रॉयल पैलेस के लिए कुछ पैसे दान कर दिए जाएं। लेकिन इयान तुरंत मना कर देता है। वह कहता है कि इस विवाद की वजह से लोगों की जो राय बन चुकी है उसे पैसे से बदला नहीं जा सकता है। इसलिए पैलेस ने यह तय किया कि वह इस मामले पर खुलकर कुछ नहीं करेगा। हीजू थोड़ा हैरान होकर कहती है तुमने तो मुझे बेवजह ही डरा दिया था, जबकि यह सब तो काफ़ी आसान निकला। इसके बाद हीजू अपनी पीआर टीम को काम पर लगा देती है, जो पूरे मामले को संभालने की तैयारी कर रही है। शाम के समय इयान खुद हीजू को रॉयल पैलेस लेके जाता है। बाहर पहले से ही मीडिया मौजूद है, कैमरे, रिपोर्टर सब तैयार है। इयान सबके सामने हीजू का हाथ पकड़ के उसे अंदर ले जाता है। बस वही पल था, खबरों की सुर्खियां बन जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ हीजू की पीआर टीम पूरी तरह से एक्टिव हो जाती है। लगातार खबरें छपने लगती है, रील्स बनने लगते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस भी बनने लगते हैं। यहाँ तक कि मेकअप ट्यूटोरियल भी वायरल हो जाते हैं, जिसमें बताया जाता है कि कैसे हीजू का मेकअप ट्रेंड बन गया और क्राउन प्रिंस इयान का ध्यान खींच लिया है। देखते ही देखते पूरा इंटरनेट इन्हीं दोनों की बातों से भर जाता है। जैसे ही इयान और हीजू पैलेस के अंदर पहुंचते हैं तो कोर्ट लेडी आकर इयान को बताती है कि क्वीन मदर उनसे मिलना चाहती है। इसके बाद इयान हीजू से कहता है कि वह थोड़ी देर आराम कर ले। हीजू थोड़ा घबराकर पूछती मैं यहाँ अकेले कहाँ जाऊंगी। तभी इयान प्यार से उसके बाल ठीक करते हुए और मुस्कुराते हुए कहता है क्या तुम्हें डर लग रहा है? तुम चिंता मत करो, तुम मेरे कमरे में जाकर आराम करो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। इसके बाद इयान क्वीन मदर से मिलने चला जाता है। वहीं क्वीन मदर पहले से ही उनके बारे में छपी खबरों को देख रही होती हैं। और हैरानी की बात तो यह होती है कि लगभग सारी खबरें पॉजिटिव होती है। जैसे ही इयान वहां पहुंचता है, क्वीन मदर सीधे कहती है इस स्कैंडल के लिए तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि तुम तो उस लड़की को सीधे रॉयल पैलेस तक ले आए हो, जो तुम्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। फिर वह सख्त लहजे में पूछती है आखिर तुम इस रिश्ते से कब इनकार करोगे? इस पर इयान बिल्कुल शांत रहते हुए जवाब देता है इससे इनकार करने जैसा कुछ है ही नहीं। मैं तो हीजू को यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि हमारे रिश्ते को साफ तौर पर सबके सामने स्वीकार कर सकूँ। इतना ही नहीं, वह आगे कहता है कि मैं हमारी शादी को आधिकारिक रूप से तय करना चाहता हूँ। यह सुन क्वीन मदर बिल्कुल भी खुश नहीं होती। उसके चेहरे पर साफ नाराजगी दिखाई देती है। इधर इयान को अब समझ आ जाता है कि इस पूरे स्कैंडल में हीजू का कोई हाथ नहीं था। असल में इस स्कैंडल के पीछे हाथ था तो वो किसका था? क्वीन मदर का। इसके बाद इयान अपने कमरे की तरफ चला जाता है। जैसे ही वह अंदर जाता है तो वह देखता है हीजू जूनियर किंग को नूडल खिला रही है। जूनियर किंग को नूडल बहुत पसंद आ रहे थे, लेकिन वह थोड़ा शर्मीला होता है और इसलिए ज़्यादा खुलकर कुछ बोल नहीं पाता है। इयान यह देखकर थोड़े सख्त लहजे में पूछता है आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? हीजू जवाब देती उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह यहाँ आ गया। तभी इयान तुरंत उसे बीच में रोकते हुए कहता है मैंने तुमसे नहीं पूछा। फिर वह सीधे जूनियर किंग से पूछता है आप यहाँ क्यों आए हैं? जूनियर किंग मासूमियत से कहता है कि उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह यहाँ आ गया। इयान फिर से पूछता है और ये नूडल आप क्यों खा रहे हैं?
जूनियर किंग हीजू की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इन्होंने कहा था कि पेट भरने के बाद अच्छी नींद आती है। यह सुनकर इयान तुरंत ही कोर्ट लेडी को बुलाता है और जूनियर किंग को उसके कमरे तक छोड़ने के लिए कहता है। इसके बाद हीजू थोड़ी नाराज होकर कहती है, तुमने उसे ठीक से खाना खाने क्यों नहीं दिया? एक कटोरी रामेन से क्या ही हो जाता। इयान शांत लेकिन सख्त अंदाज में जवाब देता, अगर उसकी तबीयत खराब हो जाती तो सारा दोष तुम पर आ जाता, और सोचो तब क्वीन मदर कितना गुस्सा होती। फिर सोच लो वो क्या करती। सबसे ज़रूरी बात, क्वीन मदर हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगी। तभी हीजू कहती है, इतना तो मैंने उम्मीद किया ही था कि वह नहीं मानेंगी, पर यह थोड़ा मुझे बुलिंग टाइप क्यों लग रहा है कि जैसे मेरे इन लॉज मुझे पसंद ही नहीं करते और ऊपर से परेशान भी कर रहे हैं। तभी हीजू इयान से कहती है कि कभी ऐसा सच में हुआ तो तुम किसकी साइड लोगे? मान लो अगर कभी मेरे और क्वीन मदर का झगड़ा हो गया तो तुम किसकी साइड लोगे? इयान बहुत प्यारे तरीके से कहता है, तुम्हारी साइड। इयान हीजू के करीब आते हुए कहता है कि मुझे लोगों के सामने दिखाना तो पड़ेगा ही कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना कि मैं अपने प्यार के लिए अपनी रॉयल फैमिली के खिलाफ भी जा सकता हूँ। तभी तो सबको यकीन होगा हमारी शादी पर। इयान उसे अपनी रॉयल आईडी टैग देता है, जिसका यूज़ वो इमरजेंसी सिचुएशन में उस तक पहुंचने के लिए कर सकती है। फिर इयान की कोर्ट लेडी से बहस हो जाती है, जो उसको बताती है कि रूल के अकॉर्डिंग हीजू आपके साथ आपके कमरे में नहीं रुक सकती है, इसके बजाय वह पैलेस के किसी भी जगह रुक सकती है। इस पर इयान साफ मना कर देता और कहता है, हीजू मेरे साथ ही रुकेगी, आप बस उसके लिए कुछ कपड़े ले आइए। तभी पीछे से हीजू क्यूट तरीके से बोलती है, 100% कॉटन वाले कपड़े लाना, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अब रात का समय होता है। इयान और हीजू एक ही रूम में एक ही बेड पर सो रहे थे। तभी इयान कहता है कि तुम सोफे पे नहीं सो सकती हो क्या? हीजू बोलती, नहीं, यह ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो दोनों ने बीच में बहुत सारे कुशन्स का बॉर्डर बनाकर सोने का ट्राई करते हैं। जब हीजू बेड से उठने को तैयार ही नहीं होती है तो इयान ब्लैंकेट को अपनी ओर खींचने लगता है। फिर दोनों ब्लैंकेट की छीना झपटी शुरू कर देते हैं, जिससे उनकी आवाज़ को सुनकर बाहर कोर्ट लेडी और कुछ और ही समझने लगती है। अगली सुबह इयान को उठाने चोई यू आता है, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी। हीजू अपने ऑफिस तक चली गई थी, यहाँ तक कि वह जानबूझ के कल रात वाली ड्रेस पहनकर ऑफिस जाती है, ताकि फिर से गॉसिप शुरू हो जाए कि हीजू डायरेक्ट पैलेस से सीधे ऑफिस आई है, यानी कि वो रात भर पैलेस में रुकी थी। जब सुबह मिस्टर इपिंगो जूनियर किंग से मिलने पहुंचते हैं, जूनियर किंग की आंखों में वो सुकून नहीं था जो एक राजा की आंखों में होना चाहिए। वह धीरे से अपने दादाजी इपिंगो को बताता है कि आज की रात मैं सो नहीं सका। इपिंगो की नज़रें जूनियर किंग के चेहरे पे टिक जाती हैं। वे भाप जाते हैं कि मामला गहरा है। वे सवाल करते, क्या तुम्हें फिर से अपने पिताजी का सपना आया था? यहाँ पर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। जूनियर किंग ने हाँ कहते ही कहानी हमें सालों पीछे एक फ्लैशबैक में ले जाती है। नज़ारा था इयान के बड़े भाई की शादी का। दूल्हा था इवान, लेकिन अपनी ही शादी के दिन इवान खुशी से ज़्यादा घबराहट में डूबा हुआ था। इवान इपिंगो से अपने दिल का डर साझा करता है। वह कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तभी इपिंगो एक ढाल की तरह उसके सामने खड़े होते हैं और कहते हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हमेशा हूँ। तभी वहाँ इयान की एंट्री होती। माहौल में तनाव साफ महसूस किया जा सकता है।
इपिंगो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, उससे इवान के पास जाने से मना करते हैं। लेकिन इयान आज किसी की भी सुनने के मूड में नहीं था। वे सबकी बातों को दरकिनारे करते हुए सीधे इवान के पास पहुंच जाता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है और उसकी आंखों में गुस्सा था। वह चिल्लाकर कहता है, मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन अब से जो कुछ भी होगा तुम्हें खुद ही संभालना होगा। वापस आज के समय में प्रेजेंट में लौटते हैं। जूनियर किंग भी ठीक वही शब्द दोहराता है जो कभी इवान ने कहा था, मुझे बहुत डर लग रहा है। मिस्टर एम्यो जब जूनियर किंग को देखते हैं तो उन्हें उनमें उनके पिता का चेहरा नजर आता, वही मासूमियत और वही डर। वे जूनियर किंग को हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं, डोंट वरी बेटा, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। कहानी अब शिफ्ट होती हीजू के ऑफिस की तरफ। हीजू अपने काम में मगन थी। वह बैठकर अपने सोशल मीडिया के कमेंट्स देख रही थी। अच्छे कमेंट देख के खुश हो रही थी, लेकिन जो बुरे कमेंट थे उन्हें वे खरी खोटी सुनाने से पीछे भी नहीं हट रही थी। सच तो ये था कि उसकी पीआर टीम ने ऐसा जाल बुना था कि उसकी कंपनी के सारे सेल्स रिकॉर्ड तोड़ रही थी। तभी वहाँ मिन की एंट्री होती। मिन के मन में एक ही सवाल था जो उसे परेशान कर रहा था। वो सीधा हीजू से पूछता है, क्या तुम सच में ग्रैंड प्रिंस इयान से शादी करने वाली हो? हीजू की आंख में एक अलग ही चमक थी। वह बिना किसी झिझक के कहती, हाँ। मिन हैरान रह जाता है। वह कहता है, पर तुम दोनों तो अभी मिले हो, इतनी जल्दी शादी? हीजू का इरादा एकदम साफ था। वो कहती है, मैं हर पल इयान के साथ रहना चाहती, और असली वजह तो यह थी कि रॉयल फैमिली जबरदस्ती इयान की शादी कहीं और करने वाली थी। हीजू इस मौके को हाथ से नहीं जाने देने चाहती थी। वह मिन की आंखों में देखते हुए कहती है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। रॉयल कैबिनेट के प्राइम मिनिस्टर होने के नाते तुम्हें हमारी शादी को मंजूरी देनी होगी, क्योंकि पावर तुम्हारे हाथ में है। हीजू ने मिन को अपनी शादी मंजूर करने के लिए कहा था, लेकिन मिन इस बात से खुश नहीं था। इधर इयान पर काम का बोझ 3 गुना बढ़ गया था। जूनियर किंग की ड्यूटी और क्वीन मदर के बीमार होने का नाटक ने उसे पूरी तरह से थका दिया था। दरअसल क्वीन मदर का बीमार होना महज एक चाल थी ताकि महल में होने वाले किसी भी सेलिब्रेशन को रोका जा सके। हीजू जब इयान से फ़ोन पर बात कर रही थी, तभी इयान की कुछ सरफिरी फैंस ने हीजू पर अंडे से हमला कर दिया। वे उसे चिल्ला के कह रही थी, हमारे ग्रैंड प्रिंस को अपने जाल में फंसाना बंद करो। इयान को जब इस बात का पता चला तो उसकी चिंता और बढ़ गई, लेकिन हीजू कमज़ोर नहीं थी। उसने उन लड़कियों को प्यार से धमकी दी और उनकी गलती का एहसास कराया, जिसके बाद उन लड़कियों ने हीजू से माफ़ी मांग ली। कहानी में एक और मोड़ आता है। मेन चर्च में एक अनजान शख्स प्रार्थना करने आया था। वे कोई और नहीं बल्कि मिन था। वे पादरी को बताता है कि उसने किसी के लिए कुछ गलत प्रार्थना की है, क्योंकि वे नहीं चाहता है कि हीजू और प्रिंस इयान की शादी हो। मिन के दिल में क्या चल रहा था आखिर? हम स्कूल फ्लैशबैक देखते हैं। तभी हमने मिन और हीजू के स्कूल के दिनों का एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब हीजू रियो मिनसियो के डेस्क से आर्चरी ग्राउंड की चाबी चुरा रही थी, तब मिन ने उसे देख लिया था। उस वक्त इवान ने उससे टीचर से बचाया था। इस पुराने राज का आखिर क्या मतलब है? हीजू अभी अपने पिता की बातों से बहुत दुखी थी, लेकिन तभी उसे इयान का कॉल आया था। वह तुरंत अपना गम छुपाती है और अपना एक्सप्रेशन बदलकर इयान को सॉरी कहती है, उस कॉल के लिए जो उसने थोड़ी देर पहले काट दिया था। लेकिन इयान उसकी आवाज़ के पीछे छुपे दर्द को भाप लेता है। वो बहुत ही प्यार से पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? पहली बार कोई हीजू की इतनी परवाह कर रहा था।
यह सुनकर हीजू के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। उसे यकीन ही नहीं होता है कि कोई उसे इतना समझता है। फिर भी वह खुद को संभालते हुए कह देती है, मैं थोड़ा बिजी हूँ, हम कल बात करते हैं। इयान को हीजू की बहुत फिक्र हो रही थी। थोड़ी देर बाद हीजू के घर की डोरबेल बजती है। घंटी लगातार बजती जा रही थी। हीजू को लगा शायद कोई परेशान करने आया है। वह गुस्से में एक बेसबॉल उठाती और दरवाजा खोलने पहुंच जाती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, सामने इयान खड़ा था। हीजू उसे देखकर एकदम सरप्राइज हो जाती है। वो हैरानी से पूछती, तुम यहाँ इस वक्त कैसे? क्या तुम्हारा यहाँ आना अलाउड भी है? किसी ने तुम्हें यहाँ आते हुए तो नहीं देखा? इयान बड़े मजाकिया अंदाज में उसके हाथ में पकड़े बैट को देखता है और कहता है, क्यों, क्या तुम घर के अंदर बेसबॉल खेलती हो? तो हीजू भी मजाक में जवाब देती है, हा हा हा, मेरे बहुत सारे दुश्मन है ना, इसलिए मुझे ये रखना पड़ता है। इयान चुपचाप घर के अंदर चला जाता है। वह खाली हाथ नहीं आया था, बल्कि हीजू के लिए बहुत सारा खाना लेके आया था। हीजू खाना देखकर मुस्कुरा उठती है और पूछती है, ये सब कॉम्बो तुम खुद अपनी पसंद से लेके आए हो? हीजू के चेहरे पर जो मुस्कान अब आई थी, वह उसके पिता की दी हुई सारी कड़वाहट धो देती है। इयान जब हीजू के लिए खाना लेकर आया था, तो हीजू ने बहुत ही हैरानी से पूछा था, क्या ये सब तुम खुद चुन कर लाए हो? तो इयान ने हाँ कहा। तभी हम एक मजेदार फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इयान यहाँ आने से पहले एक स्टोर में रुका था, जहाँ उसने एक अजीब नाम का बर्गर देखा, सॉन्ग हीजू कॉम्बो। उसके ऊपर लिखा था, सिड्यूस द प्रिंस, प्रिंस को लुभाएं। इसे देखकर दोनों हंसने लगते हैं। असल में जिस रात इनका स्कैंडल वायरल हुआ था, हीजू यही बर्गर खरीद के लाई थी। इसी का फ़ायदा उठा के शॉप वालों ने इसका नाम यही रख दिया। एक तरफ ये दोनों हंस रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ महल में हान की जान सूख रही थी। वे ग्रैंड प्रिंस इयान को हर जगह ढूंढते हुए परेशान हो रहे थे, क्योंकि प्रिंस अपने कमरे में नहीं थे। उन्हें क्या पता था कि प्रिंस चुपचाप अपनी प्रिंसेस का दिल बहलाने पहुंच गए। इयान हीजू की आंखों में देखता है और धीरे से कहता है, मुझे लगता था कि तुम आज थोड़ा डाउन फील कर रही हो, इसलिए मैं यहाँ आ गया। लेकिन तुम जिस चाव से खाना खत्म कर रही हो, उसको देखकर तो लग रहा है सब कुछ ठीक है। इयान की बात सुनकर हीजू का चेहरा फिर उतर जाता है। वह कहती है, सच तो ये है कि आज का दिन बहुत ज़्यादा बुरा था। पूरे दिन हेट कमेंट मिले, डैड ने मुझे बेदखल करने की धमकी दी, और तुम्हारी क्रेजी फ्रेंड्स ने तो पूछो ही नहीं, मेरे घर के नीचे आके मुझ पे अंडे फेंके। हीजू के शब्दों में वो सारा दर्द था जो उसने आज दिन भर सहा था, लेकिन अब उसके सामने कोई था जो उसकी बातों को सुनने को तैयार था। हीजू अपना सारा दर्द इयान के सामने उड़ेल देती है कि कैसे उसके ऊपर अंडे फेंके गए थे और उसे अपमानित किया गया था। तो इयान की आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि हमदर्दी झलकती है। वो बहुत ही प्यार से पूछता है, क्या तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है? कहीं चोट तो नहीं लगी है? हीजू कुछ पल के लिए रुक सी जाती है और वो इयान की इस परवाह को देखकर उसकी आंखों में खो जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी सुरक्षा के लिए कोई इतना बेचैन हो सकता है। लेकिन इसी बीच महल के अंधेरे कोने में एक साजिश रची जा रही थी। क्वीन मदर जूनियर किंग के बर्थडे वाली रात की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी। अचानक उसकी नज़र एक जगह जाके रुक जाती है। फुटेज थी जिसमें हमें हीजू दिखाई देती है, जो उस रात महल के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घुस गई थी। क्वीन मदर तुरंत अपनी रॉयल सिक्योरिटी को बुलाती है और एक कड़ी जांच की आदेश देती है। हीजू अब बड़ी मुसीबत में फंसने वाली थी।
अगले ही पल नज़ारा बदल जाता है। इयान के प्राइवेट रेसिडेंस में सारी मेट्स भागकर बाहर आती है। वह इयान और हीजू को एक साथ लेकर पहुंचता है। इयान सबको साफ शब्दों में बता देता है कि आज से हीजू यहीं कुछ समय तक के लिए रहेगी। हीजू को यहाँ भी अपनी शादी के नाटक को निभाना था, इसलिए वह सबके सामने इयान के कुछ ज़्यादा ही करीब आने का नाटक करने लगती ताकि किसी को शक ना हो। इयान अपने स्टाफ को सख्त हिदायत देता है हीजू का ख्याल रखा जाए। इसके बाद मैनेजर किम हीजू को उसके कमरे तक छोड़ने आते हैं। सब कुछ समझाने के बाद मैनेजर किम बड़ी विनम्रता से पूछते हैं, मैम मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? तो हीजू मुस्कुराती है और कहती है, मुझे संग या मेरे नाम से ही बुलाओ। हीजू अब इस नए माहौल में खुद को डालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि महल की जांच उसके दरवाजे तक पहुंचने वाली। उनका कॉल आता है। इयान अपनी आदत के मुताबिक सबसे पहले उसकी सुख सुविधा का ख्याल रखता है और पूछता है, तुम्हें वह रूम ठीक लगा ना? हीजू खिड़की के बाहर देखते हुए मजाक में कहती है, हाँ बहुत ही अच्छा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं किसी हिस्टोरिकल ड्रामा के सेट में पहुंच गई हूँ। दोनों के बीच की ये हल्की फुल्की बातें माहौल को खुशनुमा बना देती है। हीजू गौर करती है कि इयान अभी तक जगा हुआ है। वो पूछती है, तुम सोए नहीं? इयान कहता है, वो कुछ ज़रूरी काम निपटाना है ना। हीजू, जो अब तक इयान की परवाह से थोड़ी सी प्रभावित हो रही थी, वह कहती है, फिर तो मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करने आ जाती हूँ। और कुछ ही देर में हीजू इयान के कमरे में पहुँच जाती। कमरे में पहुंचकर हीजू फिर से वही सवाल करती, क्या मैं सच में यहीं रहने वाली हूँ? इयान साफ तौर पे हाँ तो कह देता है, लेकिन हीजू जो हमेशा से अपनी शर्तों पे जीती आई है, वे थोड़ी हिचकिचाते हुए कहती है कि मैं एक इंडिपेंडेंट वूमेन हूँ, इसलिए यहाँ मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है और यहाँ से मेरा ऑफिस भी काफ़ी दूर है। इयान अपना काम रोकता और हीजो की आंखों में देखकर बहुत ही गहराई की बात बोलता है, अजीब तो तब लगता है हीजू को जब मैं तुम्हें आने वाली किसी भी मुसीबत के लिए अकेला वहीं छोड़कर आ जाता हूँ। इयान की इस बात से हीजू को निशब्द कर दिया था। वह कहने कुछ और जा रही थी, लेकिन उसे कुछ और ही निकला जा रहा था मुंह से। इयान उसे याद दिलाता है कि तुम तो मेरी हेल्प करने आई थी ना। हीजू हिचकिचाते हुए कहती है, मुझे रॉयल एंसेस्टर राइट्स के बारे में कुछ पता नहीं है। मैं तो कभी अपनी खुद की फैमिली की रस्मों में भी नहीं गई हूँ। इयान उसकी बातें समझ जाता और मुस्कुराकर कहता है, बताओ तुम्हें क्या जानना है? बातों बातों में हीजू अचानक से एक सवाल पूछती है जो उसके मन में काफ़ी समय से था। वो इयान की आंखों में देखकर पूछती है, तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? इयान थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है, क्या ये पूछने के लिए थोड़ा लेट नहीं हो गया? हीजू जवाब देती है, हमने कल ही तो शादी का फैसला लिया है, इसलिए मैं सच जानना चाहती हूँ। इयान अब सीरियस हो जाता है और शादी की वजह गिनाना शुरू कर देता है। पहली कहता है, पैसा, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम कोरिया की सबसे अमीर महिला हो जिससे रॉयल फैमिली को काफ़ी मदद मिलेगी। दूसरा, खूबसूरती। हीजू को लगा कि इयान सिर्फ वही कह रहा है जो उसने पहले कहा था। वो चिढ़कर पूछती है, तो फिर तीसरा क्या और असली रीजन क्या है? या यही ना कि अगर मैं कभी भी राजगद्दी पे बैठने का सोचता हूँ तो शायद पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, लेकिन मुझे यकीन है कि उस वक्त तुम सिर्फ मेरा साथ दोगी। इयान के इन शब्दों ने हीजू को हिलाकर रख दिया था। उसे एहसास हुआ कि इयान के इरादे कितने गहरे हैं। अगले मदर को अब सुनहरा मौका मिल जाता है। वह बिना देरी किए हुए रॉयल सिक्योरिटी को आदेश देती कि इयान के रेसिडेंस पर जाओ। उनका मकसद साफ था, हीजू को फंसाना। उस वक्त हीजू अपने कमरे में बेफिक्र होकर सो रही थी। मैनेजर किम उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे। तभी रॉयल सिक्योरिटी के जवान दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। वे हीजू के कमरे का एक एक सामान सीज करने लगते हैं।
थे और जूनियर किंग के बर्थडे वाली रात की फुटेज दिखाते। फुटेज में साफ दिख रहा था कि हीजू उस रात रिस्ट्रिक्टेड एरिया में दाखिल हुई थी। हीजू अपनी बात पर अड़ जाती और कहती है मैं उस रात रास्ता भटक गई थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आग मैंने ही लगाई है। लेकिन चीफ उसकी एक बात नहीं सुनता है। वह साफ कह देता है कि पूछताछ के लिए आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। हीजू अब चारों तरफ से घिर चुकी थी। इयान महल में नहीं था और हीजू शाही कैद की तरफ बढ़ रही थी। सिक्योरिटी चीफ हीजू के सामने खड़ी मांग करती तो चीफ उसे शाही कानून का डर दिखाता है। वह कहता है कि रॉयल्टी एंड स्पेशली प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हमें किसी वारंट की ज़रूरत नहीं है। अगर राज परिवार को किसी से खतरा महसूस हो तो उन्हें सीधा गिरफ्तार किया जाता है। हीजू अब समझ चुकी थी कि उसे घेरने की तैयारी बहुत पहले से की जा चुकी है। सिर्फ इयान का रेसिडेंस नहीं बल्कि हीजू के ऑफिस में भी रॉयल गार्ड्स पहुंच चुके थे। वहां भी छानबीन शुरू हो चुकी थी। ऑफिस के जरूरी सारी फाइल सीज कर ली जाती है। हीजू अपनी आखिरी उम्मीद यानी इयान को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कॉल पिक नहीं हो रही थी। मैनेजर किंग उसे एक बात बताते, शाही रस्मों के दौरान किसी को भी फ़ोन रखना अलाउड नहीं होता, सबके फ़ोन बाहर रखवा दिए जाते। हीजू अब अकेले पड़ चुकी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वहाँ तुरंत हेजोंग को कॉल करती है और उसे इयान के पास जाने के लिए कहती है। वह मैनेजर किम को इयान की रॉयल आईडी टैग देती है और उन्हें इयान तक खबर पहुंचाने के लिए भेजती है। इधर हेजोंग एक सिविलियन आम नागरिक थी जिसे अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलती, इसलिए मैनेजर किंग ही उसकी आखिरी उम्मीद थे। जो कि गिरफ्तारी की सारी बातें उनके कान में कह देती। हीजू को अब रॉयल पैलेस लाया गया था। उसे सीधा क्वीन मदर के ऑफिस की ओर ले जाया जा रहा था, लेकिन तभी गलियारों में से एक भारी आवाज़ गूंजती है। ये इयान था। वे चीफ के सामने चट्टान बन के खड़ा हो जाता और कड़क आवाज में पूछता है, बिना राजा साहब या मेरी परमिशन के आप यहाँ कैसे आए? तभी पीछे से क्वीन मदर की ठंडी आवाज़ आती है, परमिशन मैंने दी थी इयान। वह कहती है उन्होंने सुना है कि फायर इंसिडेंट की मुख्य सस्पेक्ट की पहचान कर ली गई है और वे उसे सबूत मिटाने की कोशिश नहीं करने देना चाहती है। इयान सीधे सवाल करता है, क्या आपके पास हीजू के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत है? क्वीन मदर जहरीली मुस्कान में सीधे कहती है, उस रात हीजू ने जो लाल रंग की ड्रेस पहनी थी वे राजा साहब की बेइज्जती थी और वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में भी थी। कोई सबूत नहीं है, लेकिन क्वीन मदर का मकसद साफ था। इयान अब अपना सबसे बड़ा दांव खेलता है और कहता है, अगर आपको हीजू पर शक है तो फिर मुझसे भी पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि जो भी इंजाम उस पर है वे मुझ पर भी लागू होते। क्वीन मदर चिढ़कर पूछती है, क्या तुम्हें हीजू की बेगुनाही पे इतना कॉन्फिडेंस है? इयान उनकी आंखों में आंखें डालकर पलटवार करता है और कहता है, क्या आपको आपके द्वारा लगाए गए आरोप पे कॉन्फिडेंस है? तभी चोई ह्यूआन अपनी तेज नजरें हेजंग की ओर घुमाती है और इशारा करते हुए हीजू के पैर पर मारती है। हेजंग इशारा तुरंत समझ जाती और बड़ी सफाई से हीजू को ठोकर मारती है। हीजू गिरने ही वाली थी, तभी इयान उसे फुर्ती से अपनी बाहों में थाम लेता है। हीजू भी कम खिलाड़ी नहीं थी, वह तुरंत सारा सीन समझ जाती है और वहीं बेहोश होने का जबरदस्त नाटक करती है। हीजू को अपनी बाहों में उठाए हुए इयान क्वीन मदर और सुरक्षा चीफ की ओर देखता है और बड़े ही ठंडे अंदाज में कहता है, जब भी आपको पूछताछ करने का मन हो तो आप मेरे ऑफिस आ जाइएगा। इस शाही कमरे में पहुंचता है। कमरे में पहुंचते ही इयान कहता है, अब उठ भी जाओ। हीजू अपनी आंखें खोलती है और इयान उससे पूछता है, तुम उन लोगों के साथ यहाँ आने के लिए मान कैसे गई? हीजू जवाब देती, उन्होंने मुझे धमकाया था। पर क्या अब सच में मुझे जेल जाना पड़ेगा? इयान मजाक में पूछता है, क्यों? क्या तुम्हें डर लग रहा है? हीजू खिलखिला के हंस पड़ती है और कहती, डर? बस ये सोच रही थी कि इस बार अपने बचाव के लिए कौन सी बड़ी कंपनी के लॉ फॉर्म को चुनूंगी। इयान उसे भरोसा दिलाता है कि अब क्वीन मदर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि अब उन्हें मेरा सामना करना पड़ेगा।
हीजू इयान को याद दिलाती है कि आज जो कुछ भी हुआ वह एक बहुत बड़ा सीन था। वह कहती, सोचो महल में अब कितनी गर्मा गर्मी गॉसिप चल रही होगी, कैसे ग्रैंड प्रिंस इयान ने क्वीन मदर के खिलाफ जाकर अपनी मंगेतर की साइड ली और उसे अपनी बाहों में उठाया और सबको ठेंगा दिखा दिया। इयान को लगता है कि महल के कर्मचारी इतनी गॉसिप नहीं करते, लेकिन हीजू उसे टोकते हुए कहती है, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है, अब तक तो हर मेड और गार्ड के पास ये खबर पहुंच चुकी होगी कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। पैलेस में हर तरफ बस एक ही चर्चा थी, इयान और हीजू के प्यार की, लेकिन क्वीन मदर के सीने में जलन की आग जल रही थी। शाम को इयान खुद हीजू को अपने प्राइवेट रेसिडेंट छोड़ने आता है। हीजू जब पूछती है वह साथ क्यों नहीं चल रहा है, तो इयान मजाक में कहता है, आज इतना काम पेंडिंग है कि अगर ख़त्म नहीं किया तो यान मुझे मार डालेगा। हीजू मुस्कुराकर कहती, ठीक है, पर टाइम से सो जाना, और हाँ, अगर नींद ना आए तो मुझे कॉल कर लेना। जैसे ही इयान हीजू के लिए कार का दरवाज़ा खोलता है, वैसे ही वहाँ मौजूद कोर्ट लेडी और गार्ड की आंखें फटी की फटी रह जाती, क्योंकि प्रिंस खुद किसी के लिए दरवाज़ा खोल रहे थे और यह बात महल में आग की तरह फैल जाती है। जो पूरे स्वैग के साथ रेसिडेंस में एंट्री मारती है, जहां सब लोग तालियों के साथ उसका स्वागत करते और रात को बिस्तर पर लेटे हुए हीजू इयान के बारे में सोचकर मुस्कुरा रही थी। तभी इयान का कॉल आता है। बातों बातों में हीजू बताती है कि उसे बहुत भूख लगी, क्योंकि वह वेट लूज़ करने की कोशिश कर रही है। इयान उसे पहले बताता है कि कल से उसकी सुरक्षा के लिए रॉयल गार्ड्स तैनात होंगे। हीजू हैरान होकर पूछती, क्या शादी से पहले ये सब करना ठीक रहेगा? तभी हीजू के मन में एक शरारत सूझती है। वे अपनी कार उठाती है और सीधे रॉयल पैलेस की उस पिछली दीवार के पास पहुंच जाती है जहां इयान काम कर रहा था। इयान दीवार की दूसरी तरफ आता है। हीजू एक बेंच पर चढ़ जाती है ताकि वे इयान को देख सके। वे मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कुछ ऐसा क्रेजी स्टंट करूंगी, लेकिन जब लोग हमें ऐसे देखेंगे तभी तो उन्हें लगेगा कि हम सच में प्यार में हैं। हीजू इयान के लिए एक खास चाय लेकर आई थी, जिसे वे अक्सर तब पीती थी जब उसे नींद नहीं आती थी। वे इयान को चाय देते हुए कहती है कि इसे बिना वेस्ट किए हुए पूरा पी जाना बहुत ही महंगी है। इतना ही नहीं, हीजू के लिए वह एक मैग्नीशियम सप्लीमेंट भी लाई थी ताकि इयान को सुकून की नींद आ सके। इयान उसे देखकर हैरान था। वह कहने वाला था कि मैंने तुम्हें ये सब लाने के लिए तो नहीं कहा था। हीजू तुरंत उसे चुप करा देती है और उसकी आवाज़ में अब एक अधिकार था। वह कहती है, उस रात जब तुम बीमार हुए थे, उसके बाद तुम्हें डॉक्टर को भी नहीं दिखाया ना? इयान बस उसे देखता रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि दुनिया, जिसे एक सख्त बिजनेस वूमन समझती है, उसके अंदर इतनी ममता और परवाह छुपी हुई है। हीजू शरारत से मुस्कुराती है और इयान की आंखों में झांकती हुई पूछती है, तुम्हें नहीं लगता कि मैं बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव वाइफ बनूंगी? इयान के पास इस बात का कोई शब्द का जवाब ही नहीं था, लेकिन उसकी आंखों ने सब कुछ कह दिया था। इयान धीरे से कहता है, हाँ। फिर वे करीब आते। दीवार की उस दूसरी शायद को मिटाने के लिए हीजू को वह एक बहुत ही प्यारी सी किस करता है। यह सिर्फ एक किस नहीं थी, बल्कि उन दोनों के बीच बढ़ते असली प्यार की एक मुहर थी। तो दोस्तों, ये था परफेक्ट क्राउन एपिसोड 3 का पूरा एक्सप्लेनेशन हिंदी में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इयान और हीजू की ये रोमांस केमिस्ट्री कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में परफेक्ट क्राउन के एपिसोड 4 के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।